हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक एक बता रहा हूँ कि क्वालिटी इंस्पेक्टर का स्किल मैट्रिक टेस्ट जो अलग अलग कंपनियां लेती हैं उसकी में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछती हैं। तो मैं एक कंपनी का यहाँ कवर कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आज बता रहा हूँ जो क्वालिटी पर्सन का स्किल मैट्रिक्स टेस्ट जो होता है, जो बड़ी कंपनियां लेती हैं, उसमें एक्चुअल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं। हर एक कंपनी का थोड़ा अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर हैवी फैब्रिकेशन जॉब के बारे में बता रहा हूँ, जिसके स्किल मैट्रिक्स पैरामीटर में जो चीज़ हम इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पर देखिए वो पूछते हैं ड्राइंग में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, मशीनिंग सिंबल, वेल्डिंग सिंबल, डायमेंशन, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट, पेंटिंग इंस्ट्रक्शन, सरफेस ट्रीटमेंट। ये जो सारा है ये अंडर ड्राइंग के अंदर आता है, ड्राइंग सिंबल और नॉन नोट्स एंड रिमार्क्स कॉलम में। इसके अलावा पूछ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं इन सारे ही के बारे में आपको पहले भी मैं अपने चैनल पर दिखा चुका हूँ, और जिसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रो कैलिपर, सिलेंडर गेज। यहाँ सिलेंडर गेज का मतलब है बोर गेज, जिसका मैं बता चुका हूँ। सोर हार्डनेस टेस्टर और रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मैं आज के टॉपिक में बताऊंगा। पूरे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, जितना आपका आज इससे काम बन जाए उतना बताऊंगा। इसके अलावा जो चेक कर बात होती है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें आता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। इसके अलावा आता है ऑपरेशन ऑफ फिल्म थिकनेस मीटर और थिकनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आज बताऊंगा। इसके अलावा अपीयरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है दोस्तों? ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेक्निकल ड्राइंग लाइक ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, और ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक पिक्चर। यानी कि ड्राइंग जो होता है वो हम जो बचपन से करते आए हैं, जैसे घोड़ा बनाना, घर बनाना, ये सब सारा ड्राइंग में। लेकिन ड्राफ्टिंग क्या होता है? जो टेक्निकल ड्राइंग बनाया जाता है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। यानी जितने तरह का ड्राफ्टिंग है सारा ही ड्राइंग है, लेकिन जितने तरह का ड्राइंग है वो सारा ड्राफ्टिंग नहीं है। तो ड्राफ्टिंग जो ड्राइंग, यहाँ ड्राफ्टिंग का मतलब ड्राइंग जो हमारे प्रोवाइड किया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बारे में कह रहा है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। हम इंस्पेक्शन के दौरान कौन कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया हूँ, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ASI अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, ASTM, डीन, BS, ANSI, GI, GIS, ASME। तो ये जैसे मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल में लिया हूँ, इस तरह से स्टैंडर्ड का भी एक, अपना इंस्पेक्शन का भी एक स्टैंडर्ड होता है जो हमारे कस्टमर कॉल करते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। जैसे कैटरपिलर का भी होता है 1E स्पेक, इस तरह से। अभी हम देखते हैं मशीनिंग सिंबल के ऊपर। मशीनिंग सिंबल में ये इस तरह से दिया जाता है, जो सरफेस के ऊपर क्या मशीनिंग के बारे में बताता है। सरफेस के ऊपर मशीनिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सरफेस हो गया, इसका जो मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसका जो पिक और वैली, ये जो डिफरेंस है ये कैसा है, यही है सरफेस रफनेस का टेस्टिंग। जो सरफेस है जो बहुत ही कम माइक्रोन में होता है, ये एक्चुअली में ये माइक्रोन के बारे में बताता है। तो यही है सरफेस टेस्टिंग। अभी इस यहाँ पर देखिए, इस वैल्यू में यहाँ पर ये हो गया सिंबल। क्या हुआ? सिंबल इंडिकेटिंग ए सरफेस दैट रिक्वायर मटेरियल रिमूवर। इस तरह का अगर सिंबल रहेगा तो उसका मतलब है कि मटेरियल वहां पर रिमूव करने का रिक्वायरमेंट है। और अगर इस तरह का सिंबल है, उसका मतलब सिंबल इंडिकेटिंग ए सरफेस दैट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल रिमूवल। ये मटेरियल रिमूवल यहाँ का जरूरत नहीं है मशीनिंग में। यहाँ पर ये जो पैरामीटर कुछ दिया गया है सरफेस रफनेस टेस्टिंग का, जैसे वैल्यू दिया गया N1 का मतलब क्या हो गया? 0.25 माइक्रोन। सरफेस रफनेस का एक्चुअल माइक्रोन में ही दिया था, N1, N2, N3। ये पहले ओल्ड जम में मेथड में ऐसा था, जो N1 से N3 तक के लिए 4 रेक्टेंगल, फिर N4 से N6 के 3, इस तरह से पहले दिया जाता। अभी क्या है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि क्या है उसमें रफनेस है। सरफेस रफनेस इंडेक्शन का देखिए,
यहाँ पर देखा जाएगा प्रोडक्शन मेथड ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पर सपोज वहाँ मिलिंग करना है तो यहाँ पर लिख देगा मिलिंग। यहाँ क्या करेगा, सैम्पलिंग लेंथ, यानी उस मिलिंग का लेंथ कितना वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये क्या करता है, सब कितना रफनेस चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पर इस जगह पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर मशीनिंग अलाउंस कितना mm तक है, इसके बारे में यहाँ पर इंडिकेशन देगा। तो ये थोड़ा बहुत हो गया जो मशीनिंग सिंबल के बारे में। अब आते हैं वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग सिंबल कितने तरह के होते हैं, ये तो वेल्डिंग बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है जिसको मैं बाद में कवर करूंगा, अभी जस्ट थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए एरो साइड, एरो साइड की तरफ फिलेट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एरो साइड की तरफ होगा। प्लग स्लॉट, स्पॉट और प्रोजेक्शन एरो साइड में तरफ होगा। स्टड वेल्डिंग एरो साइड में होगा। सीम जो है वो एरो साइड में। बैक ऑफ बैकेज ये भी एरो साइड में होगा, जो जिस तरफ से दिखा रहा है। अदर साइड, अगर ये ऊपर तरफ हो गया तो वो एरो के जस्ट ऑपोजिट साइड में, अगर एरो यहाँ दिया है तो इसका क्या मतलब, इस इधर, जैसे यहाँ एरो साइड मतलब अगर यहाँ पर दिया एरो तो वेल्डिंग इस तरफ होगा ना कि इधर। यहाँ क्या है उसका ऑपोजिट में होगा। यहाँ पर सेम वैसी प्लग सॉल्ट अदर साइड में, ऊपर दिया गया तो अदर साइड में, नीचे दिया होगा तो जिस तरफ एरो है उस तरफ। अगर ऊपर में सिंबल के ऊपर कुछ दिया गया है तो वो जस्ट एरो के ऑपोजिट साइड में जो है। अगर इस तरह से दिया होगा तो बोथ साइड वेल्डिंग है। नॉट एरो और अदर साइड सिग्निफिकेंस, यहां पर जैसे दिया गया है तो इस तरह से वेल्डिंग का सिंबल यहां पर आप देख रहे हैं दिया गया है। ये और कुछ वेल्ड सिंबल है, जैसे वर्ल्ड ऑल अराउंड का सिंबल है, ये फील्ड विल्ड है, मेल्ट थ्रू है, कंज्यूमर इंसर्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर वेल्डिंग सिंबल दिया गया। वेल्डिंग चैप्टर को मैं बाद में कवर करूंगा, अभी जस्ट एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से पूछा जाता है कि वेल्डिंग सिंबल क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको जानना जरूरी है एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर। ये क्या वो क्रिटिकल टू क्वालिटी है या एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल के अंदर में आता है। कोई डायमेंशन ऐसा होता है जो बहुत ही क्रिटिकल टू क्वालिटी होता है, यानी उसको अगर आप कवर नहीं करेंगे या उसको चेक नहीं करेंगे तो फील्ड फेलियर होने का चांस रहता है। इसलिए डायमेंशन के इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। अब देखिए फिर अंडरस्टैंड ऑफ मटेरियल, उसमें कौन सा मटेरियल लग रहा है, जॉब किस मटेरियल, वो देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिया है IS20 से E250, E300, E350, E450, E60, ये इसका मैकेनिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ड्राइंग कौन सा मटेरियल कॉल करता है। फिर देखिए C35 है, 35C8, STCAM 13A, ये अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। फिर वो फोर्जिंग है, कास्टिंग है, मशीनिंग है। तो मटेरियल के बारे में भी जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसको जानना है। अब आते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्यों जरूरत पड़े, हीट ट्रीटमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू अल्टर और स्ट्रेंथ मटेरियल। मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें जॉब को पहले हीट किया जाता है फिर उसको कूल किया जाता है। इसका अलग अलग प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट सब्जेक्ट में मैं डिटेल पूरा बताऊंगा। इस हीट ट्रीटमेंट से फायदा क्या है, इट कैन चेंज ए मटेरियल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स एड्स अदर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। मटेरियल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसका जो इलोंगेशन है, इस प्रॉपर्टी को वो हीट ट्रीटमेंट चेंज कर देता है। फिर क्या करता है, इट रिलीव्स स्ट्रेस मेकिंग द पार्ट इजी टू मशीन और वेल्ड। वो स्ट्रेस को रिलीव कर देता है, हार्डनेस को घटा देता है, जिससे क्या होता है उसको मशीनिंग और वेल्डिंग करने में सुविधा होता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, मेकिंग द मटेरियल डक्टाइल और मोर फ्लेक्सिबल, मतलब वो ज्यादा लचीला और डक्टाइल कैटेगरी में आ जाता है, जिससे को टूटने का खतरा नहीं रहता है। फिर क्या था, इंट्रोड्यूस वेयर रेसिस्टेंट हार्डनेस आइदर जस्ट टू द सरफेस और राइट थ्रू द पार्ट। सरफेस का हार्डनेस या पार्ट के हार्डनेस को वो बढ़ाता है। improves brittleness, some metal can become weak or brittle once exposed to a specific environment, so they need to treat in order to overcome this। brittle यानी टूटने वाला, जैसे आईना हुआ, कांच हुआ, जो तुरंत टूट जाता है। तो कुछ ऐसे सब पदार्थ हैं जो इस तरह के नेचर के होते हैं, जब वो इन्वायरमेंट के साथ में आता है तो उसको जरा हीट कर देते हैं तो उसका वही नेचर चला जाता है। इस तरह इसलिए हीट ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या था, पेंटिंग इंस्ट्रक्शन। पेंटिंग में क्या क्या देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर एडिशन फेलियर है, रन, यहाँ पर देख रहे एडिशन फेलियर, एडिशन टेस्ट होता है।
ये होता है रन डाउन। रन डाउन मतलब इस तरह से पेंट, रिपल कोटिंग यानी कोट जो है उस तरह से निकल जाता है। पिन होल होता है पेंटिंग में। फिर क्या पीलअप, पेंट पीलअप होता है। सेटलिंग यानी पेंट इस तरह से जमा हो जाता है। तो पेंटिंग में हम ये सारी चीजें देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेंटिंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्चुअली पेंटिंग भी एक सरफेस ट्रीटमेंट है ताकि सरफेस ठीक रहे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस प्रोसेस फॉर्म द थिन मेटेलिक कोटिंग ऑन द सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक थिन मेटल कोटिंग हो जाता है सबस्ट्रेट में। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग, ये भी सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है, रिडक्शन एजेंट रिप्लेस द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देके एक कुछ एजेंट या केमिकल को मिलाया जाता है और प्रोसेस सेम है। फिर क्या होता है, केमिकल ट्रीटमेंट। दिस मेथड इन्वॉल्व प्रोसेस दैट क्रिएट थिन फिल्म और सल्फाइड एंड ऑक्साइड बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल मिला के उसका हम लोग सरफेस को ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह आगे में है एनोडाइक ऑक्सीडेशन, हॉट डिपिंग, वैक्यूम प्लेटिंग, पेंटिंग और थर्मल स्प्रे। तो ये सारे प्रोसेस है सरफेस ट्रीटमेंट के। इसके बाद क्या है, हम लोग का हार्डनेस टेस्टिंग की बात हो रही थी, जहां में सोर हार्डनेस टेस्टर। सोर हार्डनेस टेस्टर जो है वो कहाँ यूज होता है, जहाँ सॉफ्ट रबर हो गया, रिजिड प्लास्टिक, सुपर सॉफ्ट जेल्स, ये सब के समय सोर हार्डनेस टेस्टर का यूज होता है, जहाँ पर इसमें उस रबर पार्टिकल को रखा जाता है और इसको लोड दिया जाता है। जैसे ही लोड देंगे तो ये डिजिटली बता देगा कि उसका हार्डनेस कितना है। इसके बाद आता है रॉकवेल हार्डनेस और एक आता है ब्रिनल। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर क्या है, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है और लोड दिया जाता है। उसमें लोड में क्या होता है, जितना पेनिट्रेट यानी जितना सीधा वो घुसा, कितना पेनिट्रेट हुआ, उस चीज को मापा जाता है और उसका एक चार्ट रहता है। तो जितना mm वो घुसा उतना mm में चार्ट ये दिखा देता है कि वो कितना हार्ड है या नहीं है। ब्रिनल हार्डनेस में क्या होता है, वो उसकी चौड़ाई को देखा जाता है और रॉकवेल में क्या वो कितना डेप्थ में गया है। द रॉकवेल हार्डनेस यूटिलाइज आइदर स्टील बॉल और conical diamond known as barrel indicate hardness by determine the depth of penetration in the inlet under a known load. This depth is relative to the position under a minor initial load, जो कि मैंने कहा है, और वे डायल से वो दिखा देता है कि कितना उसका हार्डनेस है। अब आते हैं MPT, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में ऐसा है कि मैग्नेट का जो कैरेक्टर होता है कि दो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये आपस में अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल और या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेलता है। तो जब आप कोई मैग्नेट को अगर तोड़िएगा, अगर मान लीजिए मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर तोड़ दीजिएगा तो अगर ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, जैसे टूटेगा तो क्या होगा, ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा और ठीक उसका ऑपोजिट ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो हम मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी ही ऐसा होता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन डस्ट को इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे रख देते हैं, गिराते हैं, और यहाँ पर आप देखिए आयरन डस्ट को रखा जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को उसमें चलाया जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को चलाते हैं और अगर मान लीजिए जॉब के अंदर सरफेक्स डिफेक्ट, ये सरफेक्स डिफेक्ट और सब सरफेक्स डिफेक्ट तक ही दिखाता है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई क्रैक है तो वो जो आयरन डस्ट है वो सीधे इसके ऊपर आके जमा हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ये आपस में अट्रैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जितना जो लोहे के पदार्थ है, जो आयरन डस्ट है, वो सीधे जहां पर क्रैक है उस क्रैक लाइन पर वो आके जमा हो जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि वहां पर सरफेस डिफेक्ट है या सब सरफेस डिफेक्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐसे चेक करते हैं। इसके बाद और क्या आता है, एनडीटी में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ए फैमिली ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी का है टेक्निक बेस्ड ऑन प्रोपगेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इन द ऑब्जेक्ट और मटेरियल। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव को ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रोपगेट करते हैं, इन्हें डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो साउंड वेव सीधे नीचे आके जितना उसका देखने से आएगा और फिर वापस चला जाएगा, और ये हम लोग का ग्राफ में ऊपर में इस तरह से शो करेगा। लेकिन अगर उसमें डिफेक्ट बीच में कहीं निकला तो वो साउंड वेव सिर्फ यहाँ से आके रिटर्न चल जाएगा, नीचे तक नहीं आएगा। तो उस समय क्या होगा, एक बीच में ग्राफ देगा, दो ग्राफ के बीच में और एक आपका इंडिकेशन दिखेगा। तो इससे पता चलेगा कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। तो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग हम लोग इस तरह से करते हैं। एक्चुअली ये सारे बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हैं, इसको मैं बाद में
पूरी तरह कवर करूंगा। इसके बाद आता है अपीयरेंस इंस्पेक्शन। इसमें क्या है, सरफेस स्किन ऑफ स्टील प्लेट एंड कास्ट आर फोर्ज स्टील, मतलब कास्टिंग या फोर्जिंग में सरफेस में किस तरह से देखने में लग रहा, अपीयरेंस ऊपर से देखने में कैसा लग रहा, इसको देखते हैं। वेल्ड बीड कैसा है, मशीनिंग सरफेस का रफनेस कैसा है, और पेंट की सीलिंग कैसी है, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।